बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अ कंप्लीट गाइड टू राइट सिनॉप्सिस। इस वीडियो में हम सिनॉप्सिस के तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ सिनॉप्सिस कैसे राइट अप करते हैं इसके बारे में भी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी। सिनॉप्सिस के कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले है टाइटल पेज, देन नीड फॉर द प्रोजेक्ट, then review of literature, then materials and methods, and finally है हमारे पास references। तो चलिए देखते हैं कि एक सिनॉप्सिस का टाइटल पेज किस तरह बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, तो ये आपके पास एक टाइटल पेज का स्ट्रक्चर दिया गया है राइट साइड पर। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, जिस तरह के इसमें आपके यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, पर्सनल डिटेल्स आपने इसमें देनी होती हैं, सुपरवाइजरी कमेटी की डिटेल्स आपने देनी होती है। उसके अलावा इसमें यूनिवर्सिटी नेम, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका वो लिखना होता है, और आपका जो सिनॉप्सिस है वो किस क्लास का है ये लिखना होता है, और आपका जो टाइटल है रिसर्च का वो क्या है वो भी इसमें ऐड करना होता है। ये आपको रेड बॉक्स में टाइटल की जगह बताई गई है, यहाँ पर आपने टाइटल लिखना होता है। सिमिलरली रेड बॉक्स लोगो को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना होता है। ये रेड बॉक्स इंडिकेट कर रहा है कि आपका सिनॉप्सिस किस क्लास के लिए है, एमएस के लिए है या पीएचडी के लिए है। ये रेड बॉक्स इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट लिखा जाएगा। दिस रेड बॉक्स इंडिकेट द नेम ऑफ स्टूडेंट। दिस रेड बॉक्स इंडिकेट द रजिस्ट्रेशन नंबर। दिस रेड बॉक्स इंडिकेट द रोल नंबर। This red box indicate the date of admission. This red box indicate the date of research initiation, यानी कि आपने रिसर्च कब स्टार्ट की। This red box indicates the probable duration, यानी कि आप ये रिसर्च कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। This red box indicates the supervisory committee. This red box indicates the supervisor name with signatures, and this red box indicates the member of supervisory committee। अगर आपका कोई को सुपरवाइजर है या कोई आपका अदर मेंबर्स में से है, उनका नेम यहाँ पे लिखे जाएंगे। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू राइट योर यूनिवर्सिटी नेम एट द टॉप ऑफ योर सिनॉप्सिस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें होता है नीड फॉर द प्रोजेक्ट। तो आइए देखते हैं कि नीड फॉर द प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऐड करके अपना सिनॉप्सिस कंप्लीट कर सकते हैं। नीड फॉर द प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इंट्रोडक्शन होता है। आपने अपनी रिसर्च को आपके टाइटल के मुताबिक इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ उसमें स्कोप है, स्कोप ऑफ द स्टडी है कि जो स्टडी आप करवा रहे हैं उसके फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या फ्यूचर में वो कौन सी चीज़ को फोकस कर रही है। उसके बाद आपने जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है आपने सिस्टमेटिकली देनी है, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत या डिमांड पहले है उसको पहले लिखना है,
और जिसकी रिक्वायरमेंट बाद में उसको आपने बाद में लिखना है। आपकी जो राइटिंग है वो गुड होनी चाहिए। उसमें आपने जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाते वक्त ख्याल रखना है कि सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह स्ट्रक्चरिंग करनी है, ये आपको नेक्स्ट भी बता दिया जाएगा। उसके बाद आपने जो अपना इंट्रोडक्शन है या नीड फॉर द प्रोजेक्ट है उसको स्मॉल साइड से स्टार्ट करके वेस्ट साइज की तरफ जाना है। इसमें जो आपने करेक्शंस साइटेशंस देनी है वो करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, करेक्ट रेफरेंसेस होने चाहिए, कुछ रेफरेंसेस मिसिंग नहीं होने चाहिए। सब जो रेफरेंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू योर सोर्स रेफरेंसेस इन टेक्स्ट साइटेशंस मैच होनी चाहिए। इसके बाद हम अगर सिनॉप्सिस की लेंथ की बात करें तो जो पीएचडी का सिनॉप्सिस होता है वो 20 से 30 पेजेस और एमएस का जो सिनॉप्सिस है वो आप 10 से 15 पेजेस तक लिख सकते हैं। लेकिन जो पेजेस हैं ये यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के मुताबिक चेंज भी हो सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अगर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं जिसमें लिखा गया है कि इतने पेजेस की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपको सिनॉप्सिस पेजेस लिखने पड़ेंगे। अगर हम पैराग्राफ की डायमेंशन की बात करें तो नीड फॉर द प्रोजेक्ट में आप कॉमनली जो है 2 से 3 पेजेस लिख सकते हैं इसमें। और इसकी अगर अरेंजमेंट की बात करें तो पैराग्राफ की जो अरेंजमेंट होती है वो जस्टिफाइड होती है और जस्टिफाइड करने का आपको साथ में तरीका भी बताया गया है कि आपने अरेंजमेंट जस्टिफाई कैसे करनी है, जो कि रेड एरो से इंडिकेट किया गया है। इसी तरह आपकी जो लाइन स्पेसिंग है पैराग्राफ्स की वो 1.5 होनी चाहिए, जो कि रेड एरो से इंडिकेट करके बताया गया है कि ये आपने कैसे करनी है। आपके जो फ़ॉन्ट्स है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए, जो कि रेड एरोज़ से इंडिकेट करके आपको बताया गया है कि आपने वर्ड की फ़ाइल में कहाँ पे जाना है और कहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी जो रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट हो जाएगी। सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग करते वक्त आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नंबर 1 ये है कि रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड ये है कि ना आपका सेंटेंस ज़्यादा लंबा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। और नंबर 3 ये है कि आपने ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जो अंडरस्टैंडेबल हो, आपकी जो टाइटल है उसके मुताबिक होने चाहिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस नहीं लिखने ताकि रीडर को समझ ना आ सके। इजी सेंटेंस लिखने हैं ताकि जो रीडर है उसको समझ आ सके और अकॉर्डिंग टू योर टाइटल अच्छे सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग करनी है। अगर हम इसमें रेफरेंसेस की बात करें तो 2 टाइप्स के रेफरेंसेस होते हैं। एक हमारे पास इन टेक्स्ट रेफरेंसेस होते हैं, दूसरा सोर्सेज होते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि जो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस हैं वो आपके सोर्सेज से मैच कर रहे हों। ये देखिए जिस तरह इन टेक्स्ट रेफरेंस की एग्जांपल दी गई है, एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ के एंड पे एरो से इंडिकेट किया गया है कि ये जो रेफरेंस है ये पैराग्राफ के अंदर दिया गया है, जबकि जो सोर्सेज हैं उसी में इन टेक्स्ट रेफरेंस का जो नेम यूज़ किया गया है सेम उसी नेम से उसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है उसी रेफरेंस की। तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये एट एंड ऑफ फाइल होंगे और जो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस होते हैं या साइटेशंस होती हैं वो आपकी टेक्स्ट के अंदर ही पाई जाती हैं। अब स्टडी ऑब्जेक्टिव्स लिखने के वक्त आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, यानी कि जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं आपने उसी पे फोकस करना है, गैर ज़रूरी डिटेल्स इसमें नहीं देनी। और सेंटेंसेस हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो आइए देखते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो एब्स्ट्रैक्ट्स है। इसमें आपने करना ये होता है कि डिफरेंट जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनसे आपने एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं कॉपी करने हैं और उनको पेस्ट करना है इसी चैप्टर के अंदर। अब अगर इसमें बात की जाए तो एब्स्ट्रैक्ट्स किस तरह के होने चाहिए, वो आपकी स्टडी से रेलिवेंट एब्स्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। अगर इररेलिवेंट है तो आपने उनको यूज़ नहीं करना। ये हो सकता है उनका थोड़ा बहुत स्टडी डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एब्स्ट्रैक्ट्स टोटली इररेलिवेंट हो, आपकी स्टडी की रेलिवेंसी को शो कर रहे हैं। और इसमें जो रेफरेंसेस हैं वो आपने लाजमी ऐड करने हैं, और इसके जो रेफरेंसेस होते हैं वो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस आपके पैराग्राफ के स्टार्ट में जस्ट एक रेफरेंस आता है जो पेपर आपने लिया होता है, जिस पेपर का आपने एब्स्ट्रैक्ट लिया होता है उसके अलावा उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई रेफरेंस नहीं आएगा। जस्ट आपका स्टार्ट पे वो रेफरेंस आएगा और उसके बाद आपने पूरे का पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसमें कॉपी और पेस्ट कर देना है। जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने स्टार्ट उस साइटेशन या उस रेफरेंस से लेना है जिस पेपर से आपने एब्स्ट्रैक्ट लिया है, और उसकी आपने उस साइटेशन की सेंस बनानी है अपने पैराग्राफ से, रनिंग पैराग्राफ से। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी का नाम लिख के एट ऑल लिखते हैं और उसके बाद ईयर लिखते हैं, तो उसके बाद आपने लिखना होता है डिस्क्राइब्ड दैट या एक्सप्लेन्ड दैट। तो इस तरह के आपने वर्ड्स यूज़ करके तो आगे आपने सारा पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है या उसकी पैराफ्रेजिंग करनी होती है। एंड जो आप लिख लेंगे सिनॉप्सिस का, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो उसमें जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट्स होंगे उनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। यानी कि सबसे पहले आपने लेटेस्ट ईयर के सारे पैराग्राफ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 2022 है तो सबसे पहले आपने लेटेस्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं, फिर जो जैसे जैसे ओल्ड पैराग्राफ्स हैं वो आपने लिखते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल्स एंड मेथड्स जो है नेचर ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करता है। इसमें हमने देखना है कि आपकी रिसर्च की नेचर एक्सपेरिमेंटल है या सर्वे है या कोई और टाइप की रिसर्च है। अगर तो आपकी सर्वे रिसर्च है तो सर्वे रिसर्च में आपने लोकेशन लिखनी होती है, स्टडी डिज़ाइन लिखना होता है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, स्टडी वेरिएबल और डेटा एनालिसिस प्लान लिखना होता है। अगर आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल है तो इसमें आपने एक्सपेरिमेंटल प्लान लिखना है, एथिकल परमिशन लिखनी होती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो आप अपनी स्टडी में यूज़ करने जा रहे हैं वो लिखने हैं, स्टडी वेरिएबल्स एंड डेटा एनालिसिस प्लान वगैरह इसमें आपने लिखना होता है। तो हमारे पास फाइनल कंपोनेंट है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स में लिखे जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी का स्टाइल जो है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन में उसको रिकमेंड किया गया होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो स्टाइल है वो APA स्टाइल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।